युवती को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश, घटना के बाद आरोपी फरार। कोविड वैक्सीन को लेकर निजी अस्पतालों की नाम, तैयारियों का दिया जा रहा है हवाला। बालाघाट रेंज के 111 प्रधान आरक्षक बने एएसआई, 89 आरक्षक बने प्रधान आरक्षक, फीते और स्टार लगाते समय खिले चेहरे। पीजी कॉलेज में 30% बड़ी सीट, छात्रों के बैठने की नहीं है व्यवस्था, सप्ताह में 2 दिन बुलाए जा रहे कॉलेज। ट्रेन शुरू नहीं होने से व्यापारियों में मायूसी, जल्द ट्रेन शुरू किए जाने की मांग। पुलिस विभाग के निर्देश के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा प्रधान आरक्षकों को सहायक उप निरीक्षक व आरक्षकों को प्रधान आरक्षक के उच्च पद पर कार्यवाहक का प्रभार दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत लालबरा थाने में पदस्थ 2 प्रधान आरक्षकों को सहायक उप निरीक्षक कार्यवाहक का प्रभार व 5 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक कार्यवाहक का प्रभार मिला है, जिन्हें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आदेश के अनुसार थाना परिसर लालबरा में 4 मार्च को थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर के द्वारा कार्यभार सौंपा गया। इस अवसर पर समस्त पुलिस स्टाफ की मौजूदगी में केक काटकर खुशियां मनाई गई एवं थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर के द्वारा प्रधान आरक्षक सत्येंद्र पटले व महिला प्रधान आरक्षक हेमलता पांडे को सहायक उप निरीक्षक कार्यवाहक तथा आरक्षक जीवन भलावी, गजेंद्र पड़वार, लेखराम उइके, महिला आरक्षक भागवंता वरकड़े व सबीना बानो खान को प्रधान आरक्षक कार्यवाहक का प्रभार सौंपा गया। नगर के समीप वारासुनी रोड पुलिस लाइन के पास मोटरसाइकिल में सवार 3 लुटेरे एलआईसी एजेंट को डरा धमकाकर उससे 30,000 रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। 3 मार्च की रात्रि 9 बजे करीब लूट की यह वारदात उस समय हुई जब एलआईसी एजेंट दयाराम बाजनघाटे अपनी मोटरसाइकिल से बालाघाट से घर जा रहे थे। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में मोटरसाइकिल में सवार 3 अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर इस क्षेत्र के संदिग्ध आपराधिक घटना में लिप्त लोगों से पूछताछ शुरू की है। 3 मार्च को दयाराम बाजनघाटे रात्रि 9 बजे मोटरसाइकिल से बालाघाट से अपने घर बरबसपुरा जाने निकले थे, तभी शहर के सिविल लाइन में उसके साथ यह घटना हो गई। काफी लंबे समय के अंतराल के बाद बालाघाट से स्पेशल ट्रेन के गुजरने का सिलसिला शुरू हो गया है। ट्रेनों के संचालन से जहां एक ओर जिले वासियों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं दूसरी ओर रेलवे स्टेशन के आसपास दुकान का संचालन करने वाले व्यापारी अब भी मायूस है, क्योंकि साल भर बीत जाने के बाद भी उनके व्यापार में किसी तरह का इजाफा नहीं हो पाया है। आपको बताएं कि जिन ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है उनका वैसे तो बालाघाट रेलवे स्टेशन में स्टॉपेज दिया गया है, लेकिन ट्रेनों का बालाघाट रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का समय इस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि व्यापारियों के व्यवसाय में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आ पाया है। टाइमिंग सही रहना चाहिए। अभी आपका कैसा है व्यवसाय? वैसे ही 8 बजे बंद कर देते हैं हम। अभी कुछ नहीं, अभी तो ऐसे ही खाली। कोई बदलाव नहीं आया? नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला है। तो क्या लगता है ये स्थिति कब तक रहेगी? ट्रेन चालू किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? ट्रेन तो चालू किया जाना चाहिए। वैसा ही उससे कोई तेज़ी नहीं आई, बल्कि हमारे होटल भी कम से कम 8-10 महीने से बंद ही पड़ा है अभी तक। धंधे में उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है? पहले की स्थिति अच्छी थी, अभी तो उससे भी बदतर हो गई है ना। उसका टाइम भी गड़बड़ है ना, तो टाइम गड़बड़ होने के कारण धंधे में कोई बढ़ोतरी होने का संभावना ही नहीं है ना। यानी लोकल ट्रेन जब से बंद है तब से। हाँ, क्या लगता है प्रशासन को लोकल ट्रेन चालू करना चाहिए? लोकल ट्रेन चालू करना चाहिए प्रशासन को। कम से कम सब पढ़ने लिखने वाले लड़कों को भी फर्क पड़ेगा, उससे धंधे व्यापार में भी फर्क पड़ेगा। बेचारे सब्जी वाले भाजी वाले आते जो, इन लोगों के धंधे भी सब चौपट हो गए ना एक तरीके से, जो सवेरे ट्रेनों में आते थे 5 बजे वाली ट्रेनों से। पहले जो ट्रेन चलती थी व्यवसाय भी अच्छा था हमारा, अब जब से लॉकडाउन होने के बाद व्यवसाय बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये ट्रेन चलने से कोई महत्व ही नहीं हमारा, कब आती है कब जाती है कोई मतलब नहीं, ग्राहक आता ही नहीं जाता नहीं। तो क्या होना चाहिए? लोकल ट्रेन वैसे होना चाहिए जैसे पहले थी, जो वहाँ थोड़ा आ जाएगा। तो ये ट्रेन के चालू होने से ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। भीड़ भाड़ आ रही है या लोकल? जो गिराई की मोहल्ले की चलती बस, और बाहर से कोई मतलब नहीं। ट्रेनें के रात को ही आती हैं, रात को ही आ रही हैं।
लालबरा मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बेहरई के जय बजरंग क्रिकेट क्लब बेहरई के तत्वाधान में 20 फरवरी से जारी रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबले के साथ ही 3 मार्च को समारोहपूर्वक समापन किया गया। फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर गणेशपुर की टीम ने पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बेहरई की टीम ने निर्धारित 10 ओवरों में 134 रन बनाए, जिसमें ऋषभ पारधी ने चौके छक्कों की मदद से 78 रन बनाए। वहीं दुशाल कट्टे ने 30 रनों का योगदान दिया। जवाबी पारी खेलने उतरी गणेशपुर की टीम ने 10 ओवरों में 6 विकेट खोकर 107 रन बनाए, जिसमें सावेज ने 33 रन और रोहित ने 28 रन बनाए। इस प्रकार बेहरई की टीम ने फाइनल मुकाबला जीत लिया। अगला ओवर लेके यहाँ पर ऋषभ हौले हौले कदमों से पूरी तरीके से बीट किया। काफी अच्छी गेंद, गुड लेंथ की गेंद, लाइन और लेंथ से सटी हुई गेंदबाजी में कहूंगा यहाँ पर ऋषभ के द्वारा कोई भी मौका नहीं दिया यहाँ पर बल्लेबाज को। अच्छा प्रदर्शन रहा है तो ऋषभ पारधी का वेस्टर्न में भी बोले तो काफी अच्छे रन बनाए और बॉलिंग लाइन में भी काफी पहली ओवर में 2 बॉल मारे थे और कैच देखे सुपर कैच लिया था पीछे। सबसे सफल खिलाड़ी ऋषभ पारधी यहाँ पर लेते हैं तो पूरा साथ मिलकर रखना है। अंकित सेन की काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर और काफी दूर और क्रोध से बचे यहाँ पर। इसी के साथ टीम का स्कोर क्या पहुंचा है 92 रन। हमारे जो बॉल है उनसे निवेदन है गेंद जो बाहर गई है उसे ग्राउंड में पहुंचाने का कष्ट करें। कप्तान दुशाल कटरे के नेतृत्व में क्योंकि प्रतिभाएं कभी किसी की मोहताज नहीं होती। आज जो लोग हार के गए हैं वो आज प्लान रखेंगे कि कल हम जीतेंगे कैसे, और आज आप सारी रात इतने प्रोत्साहित रहेंगे कि हम जीत की खुशी में अपना प्लान भूल जाएंगे। बात को समझता हूँ ताकि वो ऐसा ही स्थान हमारे सब युवा साथी अपने अपने स्तर पर बनाने का प्रयास करें। कर दी गई है। घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। घटना के विषय में घायल युवती ने बताया कि आरोपी मंजीत परमार और उसके जीजा के द्वारा 3 मार्च को रामपायली थाना के अंतर्गत आने वाले बिटोड़ी और मेंढकी के बीच रास्ता रोककर पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश की गई। इस दौरान वह जैसे तैसे वहां से जान बचाकर अपने घर पहुंची। युवती के अनुसार युवक के साथ 376 का केस पहले से ही न्यायालय में चल रहा है। हम लोगों का केस चल रहा था सर, तो 27 तारीख को डिसीजन हुआ। मैं नकल की कापी लेने आई थी, तो उस बीच कोर्ट के पार उसने मुझे धमकाया, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने रखा था और व्हाट्सएप वॉइस कॉल भी किया था जिसकी रिकॉर्डिंग रखा। मैंने उसने बोला कि 2-3 दिन का समय दिया था जज साहब ने, तो मैंने उस बीच सबको खरीद लिया। मैं तो केस जीत गया, लेकिन तेरा वो हाल करूँगा जो 4 लोगों के बीच में नहीं रहेगी। तो इसकी रिकॉर्डिंग मैंने किया था, तो उसको लगा इसके पास रिकॉर्डिंग है, शिकायत कर लेगी, तो मेरा पीछा किया और मेरे गाड़ी के सामने आके गाड़ी रोका और मुझसे छेड़खानी किया और पेट्रोल डाला मुझ पर, और जैसे तैसे मैं जान बचाकर। आदिवासी विकास परिषद को जैसे ही इस मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले को संज्ञान में लिया और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। एक महिला की जानकारी लगी, लड़की है, एक 28 साल की और आदिवासी समाज से बिलोंग करती है, और मुझे फ़ोन आया तो जानकारी लगी कि यहाँ पे एडमिट है। तो मैं ट्रॉमा सेंटर में तुरंत आके उससे पूछताछ मैंने किया, तो उसने अपनी बात बताई कि कोई महेंद्र परमार करके है जिसने पेट्रोल डाल के, और एक उनका जीजा हैं जिनका नाम तो मुझे पता नहीं है, लड़की से भी पूछा तो जानकारी नहीं है, पर महेंद्र परमार करके है जो लड़के ने उसके ऊपर पेट्रोल डाल के जलाने का प्रयास किया, मीन्स मारपीट भी किया है, और वो लेडीज अभी यहाँ पे बेहोश अच्छी हालत। जिले के भीतर निजी अस्पतालों में कोविड-19 के वैक्सीन नहीं लगाए जाएंगे। गाइडलाइन के तहत केवल शासकीय अस्पतालों में ही वैक्सीनेशन का कार्य होगा।
हालांकि जिला मुख्यालय में ही 4 निजी अस्पताल ऐसे हैं जो भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की आयुष योजना के तहत पंजीकृत है, लेकिन इन अस्पतालों ने वैक्सीनेशन के लिए कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। नतीजा कोल्ड चेन सहित अन्य व्यवस्थाओं के नहीं होने का हवाला देकर इन सभी अस्पताल वैक्सीनेशन करवाने से बचते हुए दिखाई दे रहे। हमारे यहाँ 4 हॉस्पिटल ऐसे थे जो आयुष्मान के तहत पंजीकृत थे। तो आयुष्मान हॉस्पिटल में जो पंजीकृत थे वहाँ पे वैक्सीनेशन होना था, लेकिन शासन पे एक मापदंड है कि उन अस्पतालों में ये सुविधाएं होना चाहिए, जिसमें 3 डेजिग्नेटेड रूम होना चाहिए, जो वहाँ का स्टाफ है वो ऐसा वैक्सीनेटर ट्रेंड होना चाहिए, AFI मैनेजमेंट होना चाहिए, और सबसे मेन थिंग तो वहाँ पे कोल्ड चेन की व्यवस्था होना चाहिए ताकि हम उनको 7 डेज का वैक्सीन एक साथ दें। तो हमारे यहाँ जितने भी 4 हॉस्पिटल थे आयुष्मान में, इन चारों में कोल्ड चेन की व्यवस्था न होने के कारण इन्हें वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में चिन्हित नहीं किया था। आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान योजना के तहत विभिन्न तरह की बीमारियों के ऑपरेशन और इलाज के लिए मुफ्त सुविधा दी जाती है। ऐसे में निजी अस्पतालों के द्वारा मुफ्त योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों को भर्ती कराकर शासन की योजना का लाभ तो ले लिया जाता है, लेकिन कोविड-19 जैसी महामारी के वैक्सीनेशन के लिए तैयारियों का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। यही सब कुछ बालाघाट मुख्यालय स्थित निजी अस्पतालों में भी दिखाई दे रहा है। सरदार पटेल कॉलेज के बी फार्मेसी के आधा सैकड़ा छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इस संदर्भ में छात्रों ने बताया कि बी फार्मेसी प्रथम और द्वितीय वर्ष के करीब 90 छात्रों को संस्थान के द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई। छात्रवृत्ति प्रक्रिया के तहत फॉर्म भी नहीं भरवाए गए, जिसके कारण छात्रों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिन छात्रों के द्वारा फीस जमा नहीं की गई है, उन्हें परीक्षा से वंचित भी किया जा रहा है। सर, हम स्कॉलरशिप के बारे में सर से बात करने आए, क्योंकि हमारा स्कॉलरशिप अभी तक आया नहीं है। हम बी फार्मेसी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और अभी तक के फर्स्ट ईयर का भी स्कॉलरशिप आया नहीं। आने की तो दूर, वो अभी तक उसका प्रोसेस भी नहीं हुआ है। एक बार हमने अर्जी छोड़ चुके हैं यहाँ सर द्वारा, मतलब हम सब प्रिंसिपल से बात, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल से हम बात किए थे, तो एक बार अर्जी दे दिया गया है, लेकिन उसका कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। अर्जी जैसी की वैसी रखी हुई है, हमारे पास उसकी एक कॉपी भी है और अभी का ये न्यू अर्जी है, जिसको हम अभी यहाँ लेके आए। अच्छा, आपकी जब एडमिशन लेते समय क्या बात हुई थी और अभी क्या दिक्कतें आ रही है आप लोग को? सर, मतलब एडमिशन के समय तो सब स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं 80% लोग स्कॉलर बेस पे ही एडमिशन करवाए हैं, जिस वजह से अभी तक की किसी ने फीस नहीं दे पाया है। सर, हम समस्या ये है कि हमारी मतलब हम सेकेंड ईयर में पहुँच गए हैं, लेकिन अभी तक फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप नहीं आई है। और हमको शुरू में जब एडमिशन लेते टाइम कहा गया था कि कॉलेज में जो आपका एडमिशन हो रहा है वो स्कॉलरशिप बेस पे हो रहा है, आपको स्कॉलरशिप साल के लास्ट तक आ जाएगी, पर अभी तक वो प्रोसेस ना कि फॉर्म भरे ना कुछ। लेकिन हमने बहुत कोशिश की है सर बोलने की कि स्कॉलरशिप कब मिलेगी, तो सर बोले अभी फॉर्म भराएंगे। अभी ये टाइम आ गया, लेकिन फॉर्म भरने का कुछ चल रहा है ना कुछ। तो सर हमने सोचा कि सर मतलब गए प्रिंसिपल सर के पास, बोले तो सर बोले ये गवर्नमेंट का इशू है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के द्वारा जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में संचालित सभी क्लास के प्रथम वर्ष की 30% सीट बढ़ा दी गई, लेकिन उसके हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण एक दिन में 33% छात्रों को ही कॉलेज बुलाया जा रहा है। ऐसे में बाकी बचे हुए छात्र उस दिन कॉलेज नहीं आते। इस आधार पर सप्ताह में केवल 2 दिन ही एक शिफ्ट के छात्रों को कॉलेज बुलाया जा रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि वर्तमान समय में कोरोना काल चल रहा है, इसलिए एक दिन में 33% छात्रों को ही कॉलेज में बुलाया जा रहा है। आपको बता दें कि यदि एक दिन में पूरे 100% छात्र कॉलेज आ जाए तो क्लास में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। इस कारण महाविद्यालय के द्वारा इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। निश्चित ही इस व्यवस्था से महाविद्यालय ने छात्रों की भीड़ तो कम करने का जुगाड़ तो लगा लिया है, लेकिन छात्रों की पढ़ाई पूरी तरह से डब्बा गुल हो गई। बमुश्किल सप्ताह में 2 दिन क्लास लगेगी तो कैसे पढ़ाई होगी, यह अंदाज आप भी लगा सकते हैं। बच्चों की क्लासेस जो है वो कोविड के द्वारा जो कोविड के निर्देश के तहत क्लासेस लग रही है और 30% बच्चे जो है वो आते हैं। कलेक्टर के माध्यम से इसकी बैठक में निर्णय लिया।